नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। इंडिया चाहता में आप सबका स्वागत है। बाढ़ पर सिर्फ बहस होती है। मॉनसून का महीना जब शुरू होता है तो लोगों के चेहरे पर खुशी आती है, क्योंकि बारिश आती है तो चिलचिलाती गर्मी से निजात मिलती है। लेकिन विडंबना यह है कि यह खुशी सिर्फ चंद पलों की होती है, क्योंकि बारिश के साथ मुसीबतों का बहुत बड़ा कीचड़ भी खड़ा हो जाता है। मैं जानबूझकर कीचड़ बोल रहा हूं, क्योंकि बारिश की वजह से आज की तारीख में पश्चिम भारत और उत्तर भारत के बहुत से ऐसे शहर हैं जो कहने को तो सरकारी कागजों में स्मार्ट हैं, लेकिन उनकी स्मार्टनेस पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इस बार भी शहर शहर गांव-गांव पानी का सितम हर साल की तरह नजर आ रहा है। डूबी हुई है सड़कें, थमा हुआ है ट्रैफिक, घरों में भरा हुआ है पानी, तैरता हुआ सामान और त्राहिमाम करते लोग। लेकिन क्या ये तस्वीरें सिर्फ इस साल की हैं? क्या ये अजूबा है? क्या ये अचानक हुआ है? क्या ये पहली बार है? क्या बारिश के मौसम में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ? जी नहीं, आप भी जानते हैं और मैं भी कि हर साल बारिश में ये तस्वीरें अब कॉमन होती जा रही हैं, अब सामान्य होती जा रही हैं, जैसे हमको आदत पड़ चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि हालात बदलते क्यों नहीं हैं? बदलें तो ना तो कम से कम बेहतर हो जाएं, एक सिस्टम तैयार हो जाए, एक ऐसा सिस्टम जो बाढ़ को मुसीबत नहीं बल्कि बाढ़ को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए आज इंडिया चाहता है कि दर्शकों से मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत ही आसान सा। हमारे ट्विटर हैंडल पर जाइए और सवाल आपके सामने @ABP न्यूज़ पर। आपकी नज़र में हर साल बाढ़ में देश के डूबने का जिम्मेदार कौन है? ऑप्शन ए है स्थानीय प्रशासन, यानी आपकी नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत। ऑप्शन बी है सरकारी भ्रष्टाचार, यानी वो बाबू जो बाढ़ से निपटने के नाम पर हजारों लाखों करोड़ों रुपए डकार जाते हैं। और ऑप्शन सी है कुदरत की मार। आप ABP न्यूज़ के ट्विटर हैंडल पर जाइए, जवाब जरूर दीजिए। तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को जरूर चुनिएगा। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी आपको दिखाएंगे। सवाल आपकी राय है, एक तरीके का ये सर्वे है, पोल है, ताकि देश की जनता को पता लगे कि आवाम क्या सोच रहा है। आपकी नज़र में हर साल बाढ़ में देश के डूबने का जिम्मेदार कौन है? कुदरत पर किसी का कंट्रोल नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के इस खतरनाक दौर में मौसम के बदलाव का खतरा हमेशा रहता है। कभी ज्यादा बारिश तो कभी ज्यादा गर्मी। इसीलिए दुनिया के कई देश इससे निपटने की तैयारी में जुटे हैं और काफी कामयाब भी हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान के शहर इस बदलती स्थिति से निपटने में बहुत पीछे आज भी नजर आते हैं। वो उन्हीं पुराने तरीकों पर टिके हुए हैं, बल्कि कहें तो पुरानी व्यवस्था की भी साफ सफाई को गंभीरता से आज भी नहीं लेते हैं। नतीजा, शहर के शहर जरा सी बारिश में डूब जाते हैं। हालात ये है कि देश में हाईवे, एक्सप्रेसवे तो वर्ल्ड क्लास बन रहे हैं, जिनमें वाहन फर्राटा भरते हैं, लेकिन जरा सी बारिश होती है तो सारी रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए, जो देश के आधारभूत ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधे चोट कर। ये पूरा जो ऊपर के ये जो डामरीकरण का हिस्सा है, ये पूरा बह गया। यहाँ जो सड़क है अब सड़क नहीं है। सड़क से जब बाढ़ का पानी आया तो उसका जो एक मोटी परत होती है डामर की, आप देखिए वो वहां से यहाँ आ गई। ये सिर्फ गड्ढे नहीं, विकास के वो गुब्बारे हैं जिनकी हवा बरसात ने निकाल दी है। और अब ये उन्हीं सरकारों को मुंह चिढ़ा रहे हैं जो कभी इन्हें विकास का मॉडल बताते थे। गुजरात का वलसाड़ अपने रसीले आमों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आम से ज्यादा अब लोगों को इन गड्ढों में रस मिल रहा है। ये गड्ढे रातों रात ऐसे प्रसिद्ध हुए कि इनके दीदार के लिए खुद गुजरात के वित्त मंत्री मनुभाई देसाई तक आ पहुंचे। ये ब्रिज को 7-8 दिन में आवागमन के लिए छोड़ा जाएगा, लेकिन ये इसके ऊपर नया ब्रिज बनाने का जो काम शुरू किया है वो काम का सरकार से मंजूरी लेकर काम शुरू हो जाएगा।
कहावत है कि अब पछतात होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, लेकिन इस बरसात ने नई कहावत को जन्म दे दिया है। अब पछतात होगा जब बारिश चुग गई सड़क। वापी की ये तस्वीर बताती है कि ये गड्ढे पूरे गुजरात की चमक धमक पर भारी हैं। देखिए इनके ऊपर से गुजरने वाली गाड़ियां कैसे बल खा रही हैं। એની હાલત જોઈને એવું લાગી રહ્યું છે કે રોડ પર ખાડા નથી પણ ખાડામાં રોડ આવી ગયો છે. આમાં સરકારી તંત્રની પોલ ખુલી રહી છે. पोल तो हर बार खुलती है, स्थानीय प्रशासन उस पर पर्दा डाल देता है, लेकिन इस बरसात वलसाड से वापी तक प्रशासन बरसात के खोदे गड्ढों में पर्दा डालने से पहले फंस गया है। जहां पर बाढ़ प्रभावित एरिया है तो वहां पर कंक्रीट सरफेस होना चाहिए, क्योंकि जहां पर ब्लैक कॉटन सॉइल है या जहां पर फ्लडिंग होती है या जहां पर वाटर लॉगिंग है तो वहां पर अति आवश्यक है कि जो सरफेस हो वो सीमेंट कंक्रीट का सरफेस हो, जो थोड़ी जिसमें लागत और कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन वो ज़्यादा टिकाऊ होती है बरसात वाले क्षेत्रों में। अखिल भारतीय गड्ढा कथा में अब तक आपने गुजरात के 2 जिलों का हाल देखा, अब जरा आगे। NHAI की करतूतों को उजागर किए बगैर अखिल भारतीय गड्ढा कथा खत्म कैसे हो सकती है? 1988 में NHAI का जन्म गति से प्रगति के मकसद के साथ हुआ था, लेकिन ये मकसद हर बरसात गले तक डूब जाता है। कई जगहों पर कम से कम कमर तक तो डूबता ही है। यकीन नहीं आ रहा तो खुद देख लीजिए मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे का हाल। उस ट्रक को दिखाइए। दरअसल वो जो 2 ट्रक खड़े हैं वो ट्रक आधे डूबे हुए हैं। दीपेश जूम करके दिखाइए उस ट्रक को और दिखाइए कि वो ट्रक निकलने की कोशिश कर रहे थे। स्थानीय लोग जो हैं वो ये बता रहे हैं कि उसके साइलेंसर में पानी भर गया और वो वहीं बंद हो गया। ऐसे 2 ट्रक हैं। इस तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ सड़क के उस पार, कि उस तरफ भी जो ट्रक हैं वो फंसे हुए हैं। आप केवल देखिए सड़क को, और सड़क में देखिए कि कैसे पूरे सड़क में लबालब पानी भरा हुआ है, पानी बह रहा है कावेरी नदी का। 1 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने में 8 से 12 करोड़ रुपए खर्च आता है। बीते 5 सालों में NHAI ने 7,814 करोड़ रुपए सड़कों के रखरखाव पर खर्च किए हैं। इस बार भी NHAI वित्त मंत्रालय में मोटी मोटी फाइलें भेजकर पैसे मांगेगा, ताकि उसे अगली बरसात में फिर बहाया जा सके। गाड़ियों का ये जाम फिर लग सके, और ये चक्र सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। पूरा नवसारी जिला इस वक्त जलमग्न हो चुका है। तस्वीरें हम आपको अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे की बता रहे हैं। ये नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं। देखिए कि हाईवे पर भी इस वक्त जो है घुटनों तक का पानी है। यातायात इस हाईवे में पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। नेशनल हाईवे 48 है ये, जो अहमदाबाद से मुंबई को जोड़ने का काम करता है। अपने काम से जा रहा था पर पानी की वजह से मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। पानी बढ़ रहा है, नदी में पानी जा नहीं रहा है और यहीं पे फ्लो बढ़ रहा है। प्रशासन के द्वारा तो कुछ बताया नहीं जा रहा है, लेकिन जो रास्ते पे लोग निकल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि यहाँ कमर तक के पानी है। सबसे प्रमुख प्रोटोकॉल ये है बाढ़ प्रभावित एरियाज में कि ओपन ड्रेन तो हर जगह होनी ही चाहिए। कोई भी सड़क बिना ड्रेन के अगर रही तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी जल्दी से जल्दी। दूसरी चीज, जहां पर वाटर लॉगिंग हो या ब्लैक कॉटन सॉइल जो अपने आप फूल जाता है बरसात में और तुरंत फट जाती है जमीन, तो वहां पर आपको सीमेंट कंक्रीट सड़क लगानी पड़ेगी, जिससे कि वो ठीक तरीके से आपको लंबे तौर पर टिकाऊ रहे। देवियों और सज्जनों, अगर आप भी ऐसे उलट पुलट का शिकार नहीं होना चाहते तो अनुरोध है कि अपने घर में ही रहें, क्योंकि आपको बचाने के लिए खुद इंद्रदेव प्रकट होंगे नहीं और प्रशासन आपकी चिंता करने से रहा। सड़क पर गड्ढा ना होता तो मुंबई से सटे कल्याण में ये टेम्पो ऐसे नहीं पलटता, लेकिन प्रशासन को तो जैसे वरदान प्राप्त है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सुधरेगा नहीं। और इस लापरवाही का नतीजा ये है कि 2017 से 2020 तक देश भर में 9,000 से ज्यादा लोगों की जान सिर्फ गड्ढों की वजह में हुए हादसों में चली गई। लेकिन गड्ढे भरने के नाम पर अधिकारी अपनी जेब भरते हैं। गोरेगांव से लेकर बोरीवली तक मुंबई में आपको हर जगह ऐसे गड्ढों के दर्शन होंगे। शहर की शायद ही कोई सड़क हो जिसके गले में गड्ढों का हार ना पड़ा हो। ये जो रास्ता है काफ़ी वीआईपी रास्ता है। इसी जगह पर
कई सारे मंत्री रहते हैं और अभी देवेंद्र फडणवीस का भी बंगला इसी रास्ते पर मैं दिखाना चाहूँगा। वो आपको जो पुलिस की गाड़ी दिखाई दे रही है वहीं पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बंगला है, सागर बंगला। तो आप देख सकते हैं कि अगर इतने बड़े मंत्रियों के घर जो रास्ता जाता है वहाँ पर अगर सड़कों की ये हालत है तो बाकी सड़कों की क्या हालत होगी। कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की, आधारभूत ढांचे की पोल खोलती आपने रिपोर्ट देखी। समझ में नहीं आ रहा होगा कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। आप कहेंगे कि ये तो होता रहता है कि सड़क में गड्ढा हो, लेकिन ये कितना खतरनाक होता है ये एक बाढ़ के बाद समझ में आता है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट की इस साल की रिपोर्ट है कि बरसात के महीने में ज्यादातर सड़कें टूट जाती हैं, इसके कारण उसमें गहरे गड्ढे हो जाते हैं। जबकि उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर कोई सड़क ईमानदारी से और अच्छी तरीके से बने तो 10 से 15 साल तक उसे चलना चाहिए, चाहे कितनी भी बारिश या बाढ़ क्यों ना आ जाए। देश में नेशनल हाईवे की सुरक्षा और रख रखाव पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन ऐसा लगता है कि नेशनल हाईवे नेटवर्क का रख रखाव, उसकी सेफ्टी किसी की प्राथमिकता में है ही नहीं। ये बात इसीलिए कही जाती है कि रखरखाव और मरम्मत के लिए सिर्फ 1.24% रकम ही अलॉट की जाती है, जबकि सेफ्टी के नाम पर 0.18%। उस पर से नेशनल हाईवे नेटवर्क जो पैसा मांगता है वो उसे पूरा नहीं मिलता। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ही 2017-18 में रखरखाव के लिए 8,500 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, लेकिन सरकार से कितने मिले? 2,876 करोड़, यानी करीब 1/4 ही मिला जो मांगा गया। 2018-19 में फिर 8,500 करोड़ रुपए मांगा गया, लेकिन इस बार रकम और कम हो गई, 2,531 करोड़। 2019-20 में नेशनल हाईवे की तरफ से 6,500 करोड़ रुपए मांगा गया, लेकिन मिले 2,000 करोड़। 2020-21 में 5,000 करोड़ मांगा गया और मिला उसे 2,654 करोड़, जबकि 2021-22 में जनवरी तक ही 5,000 करोड़ रुपए मांगे गए और मिले महज 2,713 करोड़ रुपए। यानी जो मांग की जाती है इन हाईवेज की रखरखाव के लिए, उस मांग का आधे से भी कम पैसा सरकारी खजाने से अलॉट किया जाता है। अमेरिका जैसे देश में कुदरती आपदाएं बहुत आती हैं, बाढ़ भी बहुत आती हैं, लेकिन वहाँ की सड़कें ये सब कुछ झेल जाती हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वहाँ जितना पैसा हाईवे के लिए अलॉट होता है उसमें 50% हिस्सा सिर्फ रखरखाव और मरम्मत के लिए होता है। दरअसल बढ़िया सड़कें, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ रहने वाले लोगों को मिल रही सुविधाएं ही किसी शहर को स्मार्ट बनाती हैं। भारत के कई शहरों को स्मार्ट बनाने का सपना तो देखा जा रहा है, लेकिन ये शहर एक बारिश में ही बह जाते हैं। इस बार अहमदाबाद से इंदौर तक तमाम बड़े शहर बाढ़ में पानी पानी हो चुके हैं और इंदौर तो वो शहर है जो बीते कई सालों से स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में नंबर 1 पर आ रहा है। लेकिन इस नंबर 1 के शहर की कैसी बदहाल खस्ता हालत है, आइए देखिए इस खास रिपोर्ट। जिस समय हमने अर्बनाइजेशन को एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए था, हमने अर्बनाइजेशन को चैलेंज मान लिया, एक संकट मान लिया। क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने। अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी है, हमने टीन सिटी कंसेप्ट को डेवलप करना चाहिए। शहरीकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वो विजन है जिसमें उन्होंने एक नए सुविधा संपन्न व्यवस्थित शहरों की कल्पना की थी। ऐसे शहर जो स्मार्ट होंगे, ऐसे शहर जिनमें रहने वाले आम लोगों की जिंदगी आसान होगी। लेकिन ये सपना आखिर कैसे सच होगा जब हर साल मॉनसून में ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी। नए शहरों की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो मॉनसून में पुराने स्मार्ट शहर भी अपनी स्मार्टनेस छोड़ देते हैं।
ये मुंबई है, देश के सबसे बड़े शहरों में से एक। हर साल बारिश में इसके हालात ऐसे ही हो जाते हैं। रफ्तार से चलने वाला शहर थम जाता है। ट्रैफिक जाम में लोग घंटों फंसे रहते हैं। सड़कों पर जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। महाराष्ट्र का ही दूसरा बड़ा शहर पुणे एक ही बारिश में हाँफ रहा है। कहने को ये आईटी सिटी है, लेकिन नदी की तेज धार में जान बचाने के लिए एक शख्स को जद्दोजहद करनी पड़ी। अब मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का हाल भी देख लीजिए। हर साल ये शहर स्वच्छता के मामले में देश के शहरों में टॉप पर रहता है, लेकिन मॉनसून का महीना आते ही ये शहर भी टापू में बदल जाता है। देखिए इस स्मार्ट सिटी का हाल कि गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद आम दिनों में तो चमचमाती हुई दिखती है, लेकिन बारिश का प्रकोप जब जब इस शहर पर पड़ता है तो इसका हाल भी देश के बाकी शहरों जैसा ही हो जाता है। अभी रविवार को बारिश आ गई तो हमारा घर वाला कोई गया भी नहीं काम पे। शाम को 5 बजे पानी निकला यहाँ से। हाँ, घर में भी पानी ये टाइम आ गया। हाँ, इतना टाइम नहीं आया, ये टाइम आ गया है घर में। तो सुना आपने, अहमदाबाद के लोगों की शिकायत है कि महानगर पालिका साल भर सोती रहती है और मॉनसून आते ही शहर त्राहिमाम करने लगता है। ये दर्द किसी एक शहर का नहीं है। मुंबई महानगर पालिका का बजट लगभग 46,000 करोड़ है, यानी देश के कई राज्यों से ज्यादा। पुणे महानगर पालिका का बजट लगभग 8600 करोड़ है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट लगभग 9000 करोड़ है, जबकि इंदौर महानगर पालिका का बजट है लगभग 7300 करोड़। अब सवाल यह है कि जनता के टैक्स की कमाई का ये पैसा आखिर जाता कहां है? हर साल लोगों को बारिश में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी दिक्कत दूर करने के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने में क्यों नहीं किया जाता? बात सिर्फ इन 4 शहरों की नहीं है। देश के हर छोटे बड़े शहर की हालत बारिश में ऐसी ही हो जाती है। मध्य प्रदेश के इटारसी का हाल देखिए। यहाँ बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, घरों के अंदर पानी घुस गया है। यहाँ पे उमेश बघेल का घर है। इस बघेल साहब के घर में आप देखिए कैसे पीछे जो नाली थी, नाली का पूरा पानी घर से होते हुए सड़क पे आ रहा है। पूरा घर पानी पानी हो गया है और इस पानी घर में किसी तरह ये बघेल परिवार अपनी जो गृहस्थी है उसको बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, पूरे परिवार के लोग। आप देखिए पूरा अलमारी पानी में डूबी हुई है, बिस्तर पानी में डूबे हुए हैं और ये सारे लोग किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत भी यदि पानी जो बच रह गया है तो उसको बचाने की कोशिश करें। मगर नदी भी है, नाले में इंक्रोचमेंट करके रखा है, रेलवे ने भी अवरोध करके रखा है। इंसान तो इंसान, इटारसी में जानवरों के लिए भी जान बचाना मुश्किल हो रहा है। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह एक बारिश ने हमारे शहरों की हकीकत को उधेड़ कर रख दिया है। टूटी हुई सड़कें, सड़कों पर पानी, हर शहर की बस यही कहानी। सवाल ये कि क्या ऐसे ही हिंदुस्तान के शहर बनेंगे स्मार्ट? क्यों एक बारिश में पानी पानी हो रहे हैं शहर? क्या इन शहरों की ड्रेनेज व्यवस्था पानी निकालने में नाकाम है? लोगों को हो रही परेशानी का जिम्मेदार कौन है? ये वो सवाल हैं जो बारिश के मौसम में हर साल उठते हैं। जब पानी भरता है तो अगले साल के लिए बड़े बड़े दावे होते हैं। जब पानी निकल जाता है तो सिस्टम भी अगले साल तक के लिए सो जाता है। बारिश का पानी तो हर साल आता है, लेकिन शहरों का सिस्टम तैयार करने वालों की आंखों का पानी लगता है सूख गया है। दरअसल सवाल ये खड़ा होता है कि जो आदमी ईमानदारी से अपना इनकम टैक्स देता है, जो आदमी ईमानदारी से अपने जीएसटी दे रहा है, अपना वैट चुका रहा है, आखिरकार उसको ये सुविधाएं मिलती क्यों नहीं है? क्योंकि टैक्स तो इसी नाम पर वसूला जाता है कि आपको अच्छी सड़कें मिलेंगी, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छा अस्पताल मिलेगा, अच्छा स्कूल मिलेगा, और यही तमाम चीज़ें आम हिंदुस्तानी तक, आम व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाती ईमानदारी से टैक्स चुकाने के बावजूद भी। इसीलिए हमने आज का सवाल जो पूछा है आपसे वो आपके सामने है। अभी तक हजारों की संख्या में जवाब आ चुके हैं। कार्यक्रम को चलते हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ है। एक बार फिर सवाल दोहरा रहा हूं, आपकी नज़र में हर साल बाढ़ में देश के डूबने का जिम्मेदार कौन है? आप देखिए, स्थानीय प्रशासन, सरकारी भ्रष्टाचार या कुदरत की मार? 64% लोग कहते हैं सरकारी भ्रष्टाचार। यानी आवाम समझ रही है
कि लोगों के पास पैसा तो आता है, बाबुओं के पास, अधिकारियों के पास, एमएलएस के पास, कॉरपोरेटर्स के पास, एमपीज के पास, लेकिन वो अपनी जेबें गर्म कर रहे होते हैं, अपनी तिजोरी भर रहे होते हैं। और सफ़र कौन करता है, परेशान होता है? आप और हम जैसे आम हिंदुस्तानी। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ तरीके सुझाने की कोशिश करता हूं इस आने वाली कहानी में, ग्राफिक्स में, कि बड़े देशों में क्या होता है। दरअसल शहर तभी स्मार्ट होते हैं जब उन्हें संभालने वाली व्यवस्था स्मार्ट होती है। हिंदुस्तान के शहरों की व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियों को जापान की राजधानी टोक्यो से सीखना चाहिए। टोक्यो 5 नदियों से घिरा हुआ है जो तेज बारिश में उफान पर आ जाती हैं। शहरीकरण और उद्योगों के चलते टोक्यो शहर पर बाढ़ का खतरा हमेशा रहता है। 1947 में आए तूफान में टोक्यो में 1100 लोग मारे गए थे और 31,000 घर तबाह हुए थे। 1957 में यानी 10 साल बाद भारी बारिश के चलते पूरा टोक्यो शहर डूब गया था। 90 के दशक में टोक्यो ने बाढ़ के खतरे से शहर को बचाने के लिए एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाने की ठानी और पानी की निकासी के लिए तैयार किया टनल ड्रेनेज सिस्टम। इसके लिए 6.3 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल तैयार की गई, यानी गुफा तैयार की गई। इसी टनल को बनाने में 13 साल लगे और 2006 में यह बनकर तैयार हुई। सुरंग में पानी इकट्ठा करने के लिए 70 मीटर ऊंचे 5 टैंक बनाए गए। ये इतने ऊंचे हैं कि स्पेस शटल भी इसके अंदर समा जाए। सुरंग धंसे नहीं, इसके लिए 500 टन के पिलर खड़े किए गए। सुरंग को बनाने में 14,000 करोड़ का खर्च आया, लेकिन उसके बाद से टोक्यो कम से कम सुकून में तो है। अब ये टनल कैसे काम करती है ये भी मैं आपको बता देता हूं। बारिश के चलते जैसे ही नदियों में पानी बढ़ता है, उसे शहर में लगे शाफ्ट के जरिए सुरंग में लाया जाता है। सुरंग से ये पानी वाटर टैंक में इकट्ठा होता है। जब बारिश कम होती है और नदी का जल स्तर घटता है तो पानी को वापस धीरे धीरे मोटर के जरिए नदियों में छोड़ दिया जाता है, यानी इस बारिश के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ बाढ़ पर बस बात होती है, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे। अगर बात की जगह काम हुआ होता तो हालात ऐसे नहीं होते। 75 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग। फर्ज कीजिए कि पिछले साल जितनी बाढ़ आई थी, अगर उससे 1% भी ज्यादा बाढ़ आई तो आर्थिक विकास 2.7% कम हो जाती है। ये निष्कर्ष नीति आयोग का है। फिर भी बाढ़ की रोकथाम के लिए समुचित इंतजाम क्यों नहीं किया जाता? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इसकी वजह यह है कि बाढ़ से बचाव का काम राज्यों के जिम्मे आता है। चाहे बाढ़ से बचाव हो, चाहे बाढ़ से जमीन का कटाव हो, ये सारे का तूफान पर आ जाती हैं। शहरीकरण और उद्योगों के चलते टोक्यो शहर पर बाढ़ का खतरा हमेशा रहता है। 1947 में आए तूफान में टोक्यो में 1100 लोग मारे गए थे और 31,000 घर तबाह हुए थे। 1957 में यानी 10 साल बाद भारी बारिश के चलते पूरा टोक्यो शहर डूब गया था। 90 के दशक में टोक्यो ने बाढ़ के खतरे से शहर को बचाने के लिए एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाने की ठानी और पानी की निकासी के लिए तैयार किया टनल ड्रेनेज सिस्टम। इसके लिए 6.3 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल तैयार की गई, यानी गुफा तैयार की गई। इसी टनल को बनाने में 13 साल लगे और 2006 में यह बनकर तैयार हुई। सुरंग में पानी इकट्ठा करने के लिए 70 मीटर ऊंचे 5 टैंक बनाए गए। ये इतने ऊंचे हैं कि स्पेस शटल भी इसके अंदर समा जाए। सुरंग धंसे नहीं, इसके लिए 500 टन के पिलर खड़े किए गए। सुरंग को बनाने में 14,000 करोड़ का खर्च आया, लेकिन उसके बाद से टोक्यो कम से कम सुकून में तो है। अब ये टनल कैसे काम करती है ये भी मैं आपको बता देता हूं। बारिश के चलते जैसे ही नदियों में पानी बढ़ता है, उसे शहर में लगे शाफ्ट के जरिए सुरंग में लाया जाता है। सुरंग से ये पानी वाटर टैंक में इकट्ठा होता है। जब बारिश कम होती है और नदी का जल स्तर घटता है तो पानी को वापस धीरे धीरे मोटर के जरिए नदियों में छोड़ दिया जाता है, यानी इस बारिश के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है।
लेकिन हमारे यहाँ बाढ़ पर बस बात होती है, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे। अगर बात की जगह काम हुआ होता तो हालात ऐसे नहीं होते। 75 साल हो चुके हैं देश को आजाद हुए, अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग। फर्ज कीजिए कि पिछले साल जितनी बाढ़ आई थी, अगर उससे 1% भी ज्यादा बाढ़ आई तो आर्थिक विकास 2.7% कम हो जाती है। ये निष्कर्ष नीति आयोग का है। फिर भी बाढ़ की रोकथाम के लिए समुचित इंतजाम क्यों नहीं किया जाता? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इसकी वजह यह है कि बाढ़ से बचाव का काम राज्यों के जिम्मे आता है। चाहे बाढ़ से बचाव हो, चाहे बाढ़ से जमीन का कटाव हो, ये सारे काम राज्य सरकारों को अपने पैसे, अपने संसाधनों से करने होते हैं। केंद्र सरकार सिर्फ तकनीकी मदद मुहैया करा सकती है, सुझाव दे सकती है, और राज्य सरकार कुछ पहल कर रही हो तो उसमें मददगार हो सकती है। लेकिन 100% काम केंद्र नहीं कर सकता, राज्यों को खुद करना होता है। लेकिन राज्य सरकारें भी इस पर ठीक से ध्यान नहीं देती। क्यों नहीं देती? ऐसा इसलिए होता है कि बाढ़ नियंत्रण न केंद्रीय सूची में आता है, न राज्यों की सूची में, न समवर्ती सूची में। यानी एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर कर दो, अपने आप को बचा लो, और इस चक्कर में देश डूब रहा है, जनता परेशान है। बाढ़ कोई अचानक आसमान से इस धरती पर नहीं टपकती है, लेकिन सरकारी फाइलों में इससे बचने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 1980 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग बना तो जरूर, लेकिन मीटिंग और चर्चा से आगे इसकी भूमिका अब तक नहीं दिखी है। इसकी नतीजा यह है कि हर साल बाढ़ आती है, बर्बादी लाती है, और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रह जाता है। इसीलिए हमने आज का सवाल जो पूछा था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज का सवाल है कि आपकी नजर में हर साल देश में बाढ़ के डूबने का जिम्मेदार कौन है? हजारों की संख्या में लोग बाग जवाब दे रहे हैं। 64% लोग बार बार कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी सरकारी भ्रष्टाचार पर है, क्योंकि जिनको हम चुनकर भेजते हैं, चाहे आप पार्षद बनाएं, चाहे MLA बनाएं, चाहे MP बनाएं, चाहे देश का मंत्री बनाएं, प्रदेश का मंत्री बनाएं, मुख्यमंत्री बनाएं, प्रधानमंत्री बनाएं, जनता चाहती है कि जब आपको चुन के भेजा है, हमने ईमानदारी से टैक्स चुकाया है, मैं क्यों भुगतूं? अब जनता जवाब मांग रही है। ये टूटी सड़कें, फटियाल व्यवस्था आप नहीं कह सकते कि ये कुदरत की मार है। हम आपको बता दें कि ये बड़ी बहस है, और इस बड़ी बहस को छेड़ने के लिए ABP न्यूज हमेशा आगे रहता है कि आखिरकार जिम्मेदारी किसकी? जो जिम्मेदार लोग हैं वो कुदरत की मार के पीछे कैसे छुप सकते हैं? किस मुंह से वो वोट मांगने आते हैं? क्योंकि जब वो वोट मांगने आए अगली बार तो उनसे पूछेगा जरूर कि आपका घर बह गया, आप 10, 15, 20 दिन परेशान रहे, खाने को नहीं मिला, दवाइयां नहीं मिली, सूखा, भूखे पेट सूखा सोना पड़ा। क्या ऐसे व्यक्ति को दोबारा चुना जाना चाहिए? सोचिएगा जरूर। इंडिया चाहता है हम आगे बढ़े, उसके बाद एक बड़ी खबर आ रही है केरल के कोची से, जहां पे शारजाह जा रहे एयर अरेबिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। मौसम खराब था, विमान शारजाह से कोची आ रहा था। विमान में सवार सभी 222 यात्री और 7 क्रू मेंबर्स बताया जा रहा है कि सुरक्षित हैं, लेकिन एयर अरेबिया की ये एयरक्राफ्ट था और 222 लोग इसमें सवार थे। और इंडिया चाहता है में हम आगे बढ़ते हैं। नुपुर शर्मा के खिलाफ भड़काऊ बयान देने वाला गौहर चिश्ती आखिरकार अजमेर पुलिस की गिरफ्त में अब आ चुका है। पिछले कई दिनों से पुलिस को झांसा दे रहे गौहर को राजस्थान पुलिस ने हैदराबाद की घनी आबादी वाले इलाके से बड़े ही फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया है। अदालत ने गौहर चिश्ती को 22 तारीख तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। दरअसल गौहर से पूछताछ इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके सीने में उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की सरेआम हत्या के कई राज दफन है। मेरे सहयोगी मनीष शर्मा और आशीष की ये खास रिपोर्ट। 17 जून को अजमेर में नुपुर शर्मा के बयान को लेकर भड़काऊ नारेबाजी करने वाला ये शख्स गौहर चिश्ती अब अजमेर पुलिस की गिरफ्त में है। अजमेर पुलिस ने इसे नाटकीय ढंग से हैदराबाद से गिरफ्तार किया, जहां ये अपने एक परिचित के घर छुपा था। पुलिस ने इसे पनाह देने वाले शख्स एहसानुल्लाह उर्फ मुनव्वर को भी गिरफ्तार किया है।
हैदराबाद के अंदर जो हमारी टीम गई हुई थी उसने वहाँ वेश बदल करके और हैदराबाद पुलिस के सहयोग से इसको अरेस्ट किया गया है। उसको जो शरण देने वाला है उसको भी डिटेन किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। गौहर चिश्ती हैदराबाद के बेगम बाजार इलाके के एक घर की दूसरी मंजिल पर था। ग्राउंड फ्लोर पर रानी बैंगल नाम की चूड़ियों की दुकान इसके परिचित की थी। गौहर चिश्ती की तलाश में राजस्थान पुलिस की टीम हैदराबाद पहुंची। 4 सदस्यीय टीम लगातार गौहर की तलाश शहर में कर रही थी और आखिरकार बेगम बाजार इलाके में गौहर की मौजूदगी की सूचना पर हैदराबाद पुलिस के सहयोग से दबिश डाली गई। दबिश के दौरान गौहर चिश्ती ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन उसे मौका नहीं दिया गया और आखिरकार वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। राजस्थान पुलिस गौहर चिश्ती को अजमेर ले आई है। अब पुलिस इससे कई सवालों के जवाब तलाशेगी। कन्हैया लाल की हत्या से गौहर चिश्ती का क्या लिंक है? उदयपुर में कन्हैया लाल के हत्यारे रियाज से क्यों मिला था? उदयपुर के एक अकाउंट में किस मकसद से इसने पैसे ट्रांसफर किए थे? कन्हैया लाल की हत्या से इन पैसों का क्या कोई संबंध है? इसके बारे में विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा। इसके फाइनेंशियल जो अकाउंट्स है उसकी भी विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी। इसके अलावा इसके किस किस से लिंक है और इनका किन किन घटनाओं के अंदर लिंक है उनके बारे में भी विस्तृत चर्चा की। गौहर चिश्ती बेहद शातिर है और लंबे वक्त से वो पुलिस को गच्चा दे रहा था, लेकिन अब जब उसकी जुबान खुलेगी तो कन्हैया लाल की हत्या से जुड़े कई राज भी बाहर आ सकते हैं। हैदराबाद से आशीष के साथ अजमेर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। बात लखनऊ की, बात लुलु मॉल की। लखनऊ के एक मॉल में नमाज पढ़ी गई तो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। हिंदू संगठनों ने मॉल में सुंदर कांड पढ़ने की अब जिद पकड़ ली है। झारखंड के जामताड़ा में प्रशासन को पता ही नहीं और हिंदी स्कूलों के नाम उर्दू में हो गए हैं। प्रशासन को पता ही नहीं और रविवार की जगह साप्ताहिक छुट्टी जुम्मे यानी शुक्रवार को होने लगी है। आबादी विकास में बाधक है, लेकिन समाज का एक तबका अड़ा है कि नहीं जी, ऐसे कैसे आबादी के नियंत्रण का कानून बन जाएगा। तो सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा बड़ा है या हिंदुस्तान हमारा प्यारा, हमारा हिंदुस्तान ये बड़ा है। देखिए खास रिपोर्ट। लखनऊ का ये लुलु मॉल तिजारत के लिए बना था, लेकिन यहाँ इबादत होने लगी। नमाज हुई तो पूजा पाठ करने वालों को लगा कि सुंदरकांड का पाठ क्यों नहीं, तो भक्ति वाली धमकी पेश कर दी गई। लुलु मॉल के लोगों को आए, वो हमसे माफी मांगे और हमको वचन दें कि इस प्रकार के कार्यों को आगे से नहीं होने दिया जाएगा। तो उन्होंने बाकायदा एक पोस्टर जारी किया जो वहाँ पे मॉल में सारी दीवारों पे लगाया जा रहा। कुछ समय बाद अगर ये कार्रवाई इसमें मतलब में तेजी नहीं लाई जाती है तो हम लोग इस पे पुनः इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मॉल के मैनेजमेंट ने भी एफआईआर दर्ज करवा दी और सेकुलर संदेश देने के लिए ये पोस्टर भी चिपका दिया गया, कृपया किसी तरह की धार्मिक गतिविधियां यहाँ ना करें। ये हम लोग के संज्ञान में नहीं है चीज़ें। ये हम लोग को वीडियो आया, हम लोग इस चीज़ को हम लोग के संज्ञान में नहीं है। सिक्योरिटी टीम चेक कर रही है, सारा सब चीज़ें चेक कर रही है और बाकी इस चीज़ के लिए हमारे जीएम जो मॉल के हैं वो एक वीडियो जारी कर रहे हैं जो कि आप सब लोग को दिया जाएगा। मॉल की सफाई है कि नमाज पढ़ने वाले मॉल के कर्मचारी नहीं हैं। तो सवाल ये है कि ऐसे कैसे कुछ लोग जाकर नमाज पढ़ने लगे। एबीपी न्यूज को जांच से पता चला है कि ये वीडियो तो मॉल का ही है। बिगड़े हालात में पुलिस का पहरा बैठा हुआ है। गंगा जमनी तहजीब की दुहाई देने वाले देश में इस वीडियो पर मचा हंगामा बताता है कि विकास के सपनों में धार्मिक उन्माद का रंग भरा हुआ है। जय श्री राम, जय श्री राम। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस वक्त मैं लुलु मॉल के बाहर खड़ा हूं, जहां हिंदू महासभा के पदाधिकारी आए हुए हैं और उन्होंने गेट के बाहर धरना दे दिया है क्योंकि उनको भीतर नहीं जाने दिया जा रहा। आप देख सकते हैं इस वक्त गेट को बंद कर दिया गया और सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई है। इस वक्त सामने जो लुलु मॉल के आप देखेंगे धरना दे दिया गया है और जो सुरक्षा गार्ड हैं उनको भी मुस्तैद कर दिया गया है। यहाँ अपनी मांगों को लेकर आए हुए शिशिर भाई क्या मांग कर रहे हैं? सब बातों की जांच की जाए, कैसे यहाँ नमाज पढ़ी गई।
ये मॉल केरल के एक कारोबारी यूसुफ मलिक का है, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। ये मॉल लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल है। ये रोजगार का जरिया बन सकता था, लेकिन बन गया धार्मिक विवादों का। ऐसा इसलिए है कि धर्म के नाम पर लोगों की भावनाएं पेट्रोल और माचिस लेकर बैठी है। भारत माता की अब सावन के महीने में कांवड़ यात्रा शुरू हुई नहीं कि खाने पर विवाद शुरू हो गया। बरेली में बातों बातों में अल नवाज चिकन बिरयानी पर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक रंग चढ़ा और तोड़फोड़ शुरू हो गई। धर्म के सही पालन से शांति होती है। धर्म तुष्टीकरण का जरिया बन जाए तो नफरत के बीज बोए जाते हैं। अब झारखंड के जामताड़ा में ही देख लीजिए, वहां के मुस्लिम बहुल इलाकों के स्कूलों में रविवार की छुट्टी शुक्रवार को कर दी गई। ऐसा करीब 3 दर्जन स्कूलों में हुआ। कई स्कूलों का नाम बदलकर भी जबरन उसमें उर्दू जोड़ दिया गया। प्रशासन को पता चला तो आनंद फानंद में सब रद्द हुआ। 15 स्कूल है मेरे विधानसभा क्षेत्र में, जहां 105% अल्पसंख्यक बच्चा है। तो फ्राइडे को छुट्टी मिलता है यहाँ, और केवल आज से नहीं मिल रहा है, ये सदियों से चला आ रहा है। बिहार में, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, हर जगह ही चला रहा है। लेकिन बेवजह ऐसे मामले को तूल देना ये अच्छी बात नहीं है। यह सरासर गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। शिक्षा विभाग का जो नियम है उसके हिसाब से विद्यालय चलना चाहिए, और ये जो लोग मनमानी कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, ये देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। संविधान की मूल प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। वो कैसी धर्मनिरपेक्षता जिसमें एक समुदाय रविवार की जगह जुमे के दिन छुट्टी चाहता है? वो कैसी धर्मनिरपेक्षता जिसमें एक समुदाय को सामूहिक स्थल पर नमाज पढ़नी है? वो कैसी धर्मनिरपेक्षता जिसमें नमाज की प्रतिक्रिया में हनुमान चालीसा और सुंदर कांड पढ़ने का दबाव बनाया जाए? वो कैसी धर्मनिरपेक्षता है जिसमें महिलाओं को खुलती दुनिया में हिजाब से ढकने की कोशिश हो? और वो कैसी धर्मनिरपेक्षता जिसमें बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण का मजहबी आधार पर विरोध हो? खुद ब खुद भारत का पॉपुलेशन TFR रेट डिक्लाइन हो रहा है। 2030 तक भारत का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा, मगर जितनी चीख पुकार, जितनी पेट में और सर में दर्द जो हो रहा है उन लोगों को, अरे जरा तो शर्म रखो। जहाँ तक औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ जाती तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक है। धर्म की अपनी मर्यादा है, लेकिन देश संविधान से चलता है, किसी के धार्मिक जज्बात से नहीं। जो सड़क पर नमाज पढ़ते हैं उन्हें अबू धाबी की तरफ देखना चाहिए। वहाँ सड़क किनारे गाड़ी रोककर नमाज पढ़ी गई तो 18,000 रुपए जुर्माने में भरना पड़ेगा। जिनको लगता है कि हिजाब पहनना जरूरी है, उन्हें इंडोनेशिया से सीखना चाहिए, जहां स्कूलों में धार्मिक लिबास पर पाबंदी है। उन्हें ईरान से भी सीखना चाहिए, जहां महिलाओं ने जिद करके बुर्के को उतार दिया। जिन्हें जुमे की नमाज पढ़ने के लिए शुक्रवार को छुट्टी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि UAE में ही जुमे की छुट्टी नहीं होती। जिनको बढ़ती आबादी ऊपर वाले की नेमत लगती है, उनको जानना चाहिए कि इंडोनेशिया, पाकिस्तान और मिस्र जैसे मुस्लिम देशों में आबादी को लेकर कायदे कानून बने हैं। नुपुर शर्मा विवाद में जो लोग मुस्लिम देशों की नाराजगी को लेकर अपनी नाराजगी थोप रहे थे, उनको चाहिए कि मुस्लिम देशों से ही सीख लें कि विकास करना है तो सड़क छाप सोच छोड़नी पड़ेगी। और अब कार्यक्रम के आखिर में आज के सवाल पर आपके फाइनल जवाब की बारी है। इस कार्यक्रम का इंडिया चाहता है का ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि हम आपके मूड को, आपके सेंटिमेंट को समझना चाहते हैं। इसीलिए हर रोज लाइव पोल होता है। आज का सवाल बाढ़ के मुद्दे पर था। हमने आपसे पूछा था कि आपकी नज़र में हर साल बाढ़ में देश के डूबने का जिम्मेदार कौन है? 3 विकल्प आपके पास थे, जिसमें एक विकल्प तो कुदरत की मार भी था। पब्लिक चाहती तो सबसे अधिक उसको वोट दे सकती थी, लेकिन हिंदुस्तान की पब्लिक है, ये सब जानती है, सब समझती है, और तभी इसीलिए इस पब्लिक ने जो वोट दिए, वो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं, वो आंकड़े अब देखते हैं बदले या वैसे ही हैं। स्थानीय प्रशासन को कहने वाले जिम्मेदार 22% लोग हैं, सरकारी भ्रष्टाचार को 64% लोग जिम्मेदार मानते हैं, और कुदरत की मार को 14%। यानी सब समझ रहे हैं
कि यह सरकारी भ्रष्टाचार सबसे बड़ी वजह है कि हम प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में असफल रहते हैं, नाकाम रहते हैं। देश का नुकसान, जनता का नुकसान और नेता और प्रशासनिक अधिकारी मालामाल। तो इंडिया चाहता है मैं आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।